नहीं मिलता। इंटरनेट वगैरह से थोड़े बहुत हेल्प हो जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत हो जाती होगी वो तो। चलो फिर करते हैं शुरू, बाकी लोग आते रहेंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि आज कोई आएगा भी कि नहीं। सबके तो एग्जाम्स चल रहे हैं। देखो, कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे, एक एक दो दो टॉपिक्स जो रह गए थे वेक्टर स्पेस के अंदर, वो पहले कवर कर लेते हैं आज के दिन। फिर कल से मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने सोचा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कराऊं, फिर लगा कि नहीं, मैट्रिक्स कराना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसी बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, फिर आइगन वैल्यू और सब मैम एक ही मैट्रिक्स का साथ। जो पोर्शन है वो पहले ख़त्म करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें, आइगन वैल्यूज़ है और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब सारी चीज़ें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर यूज़ होंगी। तो अगर किसी ने मैट्रिक्स पहले नहीं पढ़ रखा है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी यूज़ होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो कल से मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। आज कुछ कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो जल्दबाजी में हमने छुट्टी करके वहाँ पे ख़त्म कर दिया था, पर एक एक दो दो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो रहते हैं, तो उनको कवर करते हैं आज। देखो, सबसे पहले बात आती है ऑर्डर्ड बेसिस। हम सब ने सुना होगा। तो ऑर्डर्ड बेसिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ऑर्डर्ड सेट से। ऑर्डर्ड सेट क्या चीज़ है? सेट तो हम सभी जानते हैं, कुछ ना कुछ कैपिटल लेटर से उसको डिनोट किया जाता है और उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाले जाते हैं। जैसे कि ऑर्डर्ड सेट की जब हम बात करें तो उसकी नोटेशन, उसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा एन। अगर कोई सेट लिया है हमने एन कार्डिनैलिटी का, तो उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा एन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सेट है S1, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2। कोई भी सेट है S2, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 1। तो जहाँ तक सेट की बात होती है तो S1 और S2 सेम सेट्स हैं। क्या किया है हमने? पोजीशन चेंज कर दी है 1 और 2 की। तो एज अ सेट S1 और S2 सेम है। लेकिन जब ऑर्डर्ड सेट की बात होती है, तब जो एलिमेंट्स की पोजीशन होती है उनका ऑर्डर मैटर करता है, यानी 1 और 2 की जो पोजीशंस हैं वो भी मैटर करती हैं। एलिमेंट्स तो मैटर करते ही हैं जैसे कि सेट में, पर यहाँ पे एलिमेंट्स की पोजीशन भी मैटर करती है। तो S1 जो सेट है, यहाँ पे ऑर्डर्ड सेट के केस में S1 और S2 सेट जो होंगे अलग अलग होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि 1 और 2 जो एलिमेंट्स पड़े हैं इसमें, इनकी पोजीशन हमने इंटरचेंज कर दी है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डर्ड सेट की बात। इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। अगर कोई सेट लिया जाए, उसको Z नाम दे दो, 1, 2, 3। एक दूसरा सेट लेते हैं, Z डैश नाम दे देते हैं इसको, 2, 3, 1। Z डबल प्राइम नाम दे देते हैं, 3, 1, 2। ठीक है, क्या मैं और ऐसे सेट्स इन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करके और डिफरेंट सेट्स बना सकती हूँ? कितने बन सकते हैं, कुछ आइडिया बताओ। और इधर ले लेते हैं कोई भी सेट X, जिसके अंदर कुछ भी पड़े हैं, 2, 1, 3 या 1, 3। मैम 6 बना सकता है। 6 बना सकते हैं किस आइडिया का यूज़ करके? 3 फैक्टोरियल। किसका? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, मतलब परमुटेशन का यूज़ करके। ये ऑर्डर्ड हो गया, और ये अनऑर्डर्ड या हम सिंपल सेट जिसकी बात कर सकते हैं वो हो गया। तो यहाँ पे जितने भी सेट बनाओगे, एक्स एक्स डैश कर करके कैसे भी बना लो, एलिमेंट्स की पोजीशन कुछ भी रखते जाओ, जितने भी सेट्स बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे, या एक्स एक्स डैश, एक्स डबल डैश, ये सारे क्या होंगे? इक्वल। इधर जितने सेट्स हम बनाए जा रहे हैं, जेड ट्रिपल डैश बनेगा, जेड की 4, जेड की 5, जेड की 6, ये सब तो जो बनते चले जाएंगे, 6 सेट्स बनेंगे। कुछ गड़बड़ है? अच्छा, जेड की 5 तक आएंगे। ठीक है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने बन जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जरा लिखवाना, ये 4, 5 और 6 पोजीशन पे क्या सेट्स बनेंगे? जो ऊपर नहीं लिखा गया है उसके हिसाब से बताओ। 1 3 2 बनेगा। 1, 3, 2 बन जाएगा, ऊपर नहीं है। ठीक है, 2 1 3 बनेगा। 2, 1, 3 बनेगा, और 3 2 1।
यहाँ पे जो 6 सेट्स हैं और इस साइड जो एक सेट है या जो भी 6 सेट्स हमने बनाए वो सारे इस केस में क्या थे, सेम थे। तो इधर तो 6 सेट्स और इधर एक सेट, तो इधर का एक सेट उधर के 6 सेट्स के बराबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट्स बढ़ जाते हैं, एलिमेंट्स वही रहेंगे लेकिन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करने की वजह से नंबर ऑफ सेट्स बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी सेट x की कार्डिनैलिटी n है, ठीक है, तो ऑर्डर्ड सेट इससे कितने बनाए जा सकते हैं और अनऑर्डर्ड कितने बनाए जा सकते हैं? ऑर्डर्ड के केस में यहाँ कितने बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? n फैक्टोरियल। परम्यूटेशन का यूज करके n फैक्टोरियल सेट्स यहाँ पे बन सकते हैं, n फैक्टोरियल ऑर्डर्ड सेट्स। और यहाँ पे अनऑर्डर्ड की बात की जाए, सेम एलिमेंट्स रखने पर पोजीशन चाहे चेंज करते जाओ, यहाँ पे कितने बन सकते हैं? यहाँ पे केवल एक यूनिक बनेगा। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो इस चीज़ का यूज़ अभी हम थोड़ा सा काउंटिंग में करेंगे, अभी काउंटिंग हमारे काम आने वाली है। काउंटिंग का यूज़ अभी हम करने वाले हैं, बेसिस वगैरह काउंट करेंगे, वेक्टर्स काउंट करेंगे। वो जो वेक्टर काउंट करने वाला तरीका मैंने बताया था उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन है, हमने सिर्फ वेक्टर काउंट करके छोड़ दिया था उस दिन। अभी थोड़ा सा 2-4 चीज़ें उसमें और देखते हैं आज। अब ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको ऑर्डर्ड सेट क्लियर है तो ऑर्डर्ड बेसिस भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। बेसिस क्या होता था? बेसिस किसका सबसेट था? बेसिस सबसेट था वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस के अंदर से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेक्टर्स उठाए, उनकी खास बात क्या होती थी? कुछ नंबर ऑफ वेक्टर्स उठाए आपने, ठीक है, एक तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है वो वेक्टर्स, ये और वेक्टर्स दो क्या वो होते हैं? पूरा स्पैन करता है वेक्टर ये स्पेस को। हाँ, ये वेक्टर्स li होंगे और ये वेक्टर स्पैन कर देंगे वेक्टर स्पेस को, यानी स्पैन ऑफ बेसिस सेट शुड बी इक्वल टू द वेक्टर स्पेस। ये दो खास प्रॉपर्टीज उसके पास होनी चाहिए तो वो बेसिस बनता था। यानी बेसिस अपने आप में एक सेट था, लेकिन इन जनरल जब आप बेसिस को एज एन अनऑर्डर्ड सेट देखते थे तो बेसिस के अंदर मान लो कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आर स्क्वायर ओवर आर का बेसिस अगर हम ले रहे हैं, आर स्क्वायर ओवर आर का बेसिस ले रहे हैं तो इस टाइप का ले लिया मान लो मैंने, ये बेसिस बनेगा, इसको आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, अब एक तो ये बेसिस कर लिया और एक ये बेसिस कर लिया, 1 1 1 0। अब तक जब हम बेसिस पढ़ते हुए आ रहे थे तो ये जो बेसिस था और ये जो बेसिस था दोनों बराबर थे, लेकिन जब ऑर्डर्ड बेसिस की बात आएगी तो ये बेसिस अलग है और ये बेसिस अलग है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप नंबर 1 नाम दे सकते हो, इसको नंबर 2 नाम दे सकते हो, ये दोनों बेसिस अलग अलग हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस यहाँ ज़्यादा यूजफुल होता है। स्टैंडर्ड बेसिस हमने पढ़ लिया था। स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस क्या है? इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के आते हैं। मान लो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर एनी फील्ड, ठीक है, जनरली ले रहे हैं n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड। तो इसका स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस किस तरीके से दिखेगा? E1 E2 अप टू En। ठीक है, यहाँ पे E1 क्या डिनोट करता है? इसका पहला वेक्टर, E2 डिनोट करता है दूसरा वेक्टर, En डिनोट करता है nth वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 अप टू n लगाया जाता है ताकि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके इसके हर एक एलिमेंट को। ठीक है, क्योंकि जब आप इस सेट को इस तरीके से लिखोगे E2 E1 और E2 की पोजीशन चेंज करके बाकी सभी एलिमेंट्स को सेम रखेंगे तो ये सेट और ये सेट आपस में बराबर नहीं होंगे ड्यू टू द ऑर्डर्ड वाली प्रॉपर्टी, ऑर्डरनेस वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं थोड़ा सा Rn ओवर R इसके ऑर्डर्ड बेसिस की, तो वो कैसा दिखता है? वो कुछ इस तरीके से दिखता है। उसको अगेन आप ऐसे लिख सकते हो E1 E2 टू सो ऑन En। ठीक है, जहाँ पे E1 किस तरीके का एलिमेंट होता है? एक वेक्टर होता है, किसका वेक्टर होगा? Rn का वेक्टर होगा, क्योंकि बेसिस किसका सबसेट है? Rn का सबसेट है। ठीक है, तो n टपल के फॉर्म में होगा। लेकिन E1 का क्या मतलब होता है? इस सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि ये जो सबस्क्रिप्ट है इसका मतलब होता है
उसी पोजीशन पे वन एलिमेंट रखना है आपको, यानी E1 का मतलब है वन आपको कहाँ पे रखना है, फर्स्ट पोजीशन पे, और बाकी सभी पोजीशंस पे 0। E2 का मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे आपको वन रखना है, वन रखो, टू रखो, जो मर्जी रखना है रखो। अब हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इसलिए वन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 200 भी रख सकते हो, जो मर्जी, जो रियल नंबर रखना है रख सकते हो, ठीक है। बेसिस वो तो बनेगा ही, हमने देखा है कि हम रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। तो हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए वन का यूज़ कर रहे हैं। तो 0 1 0 डॉट 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 0, बाकी सारे एलिमेंट्स इस टाइप के आ जाएंगे। En जो बनेगा वो कैसा दिखेगा, 0 0 टू सो ऑन, लास्ट पोजीशन पे वन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के हम एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं बेसिस के अंदर, ठीक है। काउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमने अभी ऊपर करके देखी, n फैक्टोरियल वर्सेस 1, हाँ मैम वो ठीक है। चीज़ हमें बहुत ध्यान से देखनी है, आगे भी काम आएगी, ठीक है। अब तक जितना हुआ वो क्लियर है, मेनली वो मैम ऑर्डर। हाँ बताओ। अगर मैं बोल देता है कि ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है, तो E1 का फर्स्ट पोजीशन में 1 ही तो बैठेगा। अगर मैंने 2 मैंने बैठा दिया तो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा ना। मतलब कहना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। मतलब मैम अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूँ, E1 इज इक्वल टू 2 0 0 0, E2 इक्वल टू 0,2 0 0 0, मतलब हाँ 1 की पोजीशन पे 2, हम्म, तो वो मैम स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होगा। स्टैंडर्ड नहीं होगा ना वो, वही मैंने कहा कि स्टैंडर्ड की बात कर हाँ रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे वन रख रहे हैं बस, ठीक है ये मैम। स्टैंडर्ड नहीं होगा ये, ठीक है, नॉट ठीक है मैम। स्टैंडर्ड। वो हाँ चीज़, मैम। वही चीज़ कह रहे थे, ठीक है। वन तभी रखा जाता है जब स्टैंडर्ड की बात की जाए, ठीक है। नहीं तो देखो, बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस की बात की जाए r² की, तो क्या होता है 1 10 0 0 1। 0 हाँ 1, मैम। ये वाला होता है। इसको E1 से डिनोट करते हैं और इसको E2 से। लेकिन बेसिस तो ये भी होता है 1 0 1 1, जैसा अभी हमने ऊपर देखा था, या 1 -1, ये भी बेसिस है, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो दोनों LI हैं। इसकी जगह कोई भी LI रख दो, बस इसका स्केलर मल्टीपल ना हो, इस वेक्टर की जगह कोई भी LI वेक्टर रख दो इस वाले से, तो वो बेसिस बन जाएगा। स्टैंडर्ड में बस हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया कि एक पोजीशन पे 1, बाकी सब पे 0, ठीक है। बेसिस बनाने को तो कितने बना लो, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पेज खाली छूट गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन स्पेस। क्वेश्चन स्पेस हमने पढ़ लिया था, बताओ कितना याद है। उसके क्वेश्चंस देखते हैं हम, हमने पढ़ा तो था लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं देखे थे। प्रैक्टिस। क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन क्या थी, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, उसके बाद बताना। लेट W बी एनी सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, ठीक है। और अल्फा कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए, V का। तो क्वेश्चन स्पेस किस तरीके से हमने डिनोट किया था यहाँ से, क्वेश्चन स्पेस ऑफ W, पहले तो कोसेट डिफाइन कर लो, हाँ मैम, क्वेश्चन स्पेस अल्फा की प्लस बात बाद W में आएगी। करके। सबसे पहले कोसेट डिफाइन करते हैं, एक राइट कोसेट डिफाइन किया था, एक लेफ्ट कोसेट डिफाइन किया था। तो W प्लस अल्फा करके हमने कोसेट को डिफाइन किया, राइट कोसेट, इसको बोलेंगे राइट कोसेट ऑफ W इन V। कैसे डिनोट किया जाता है इसको, W प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पे फिक्स है, ये W वेरी करेगा। अब W कहाँ से आएगा, W आएगा कैपिटल W से, ठीक है। इसको बोला जाएगा राइट कोसेट ऑफ W इन V, ठीक है। लेफ्ट कोसेट ऑफ W इन V क्या होगा, क्योंकि जब भी कोसेट की बात आती है हमें राइट और लेफ्ट से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फिर हम उसके बाद चेक करते हैं कि क्या कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है, तो फिर हम राइट और लेफ्ट कोसेट को बराबर दिखा देते हैं,
ठीक है। एडिशन में, वेक्टर एडिशन में हमने देखा है कि वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर वेक्टर एडिशन हमेशा होल्ड करती है। अगर वेक्टर स्पेस वीएफ में कम्यूटेटिविटी हमेशा होल्ड करेगी तो उसके हर एक सबस्पेस में, हर एक सबसेट में, इवन हर एक पॉसिबल सबसेट में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। तो अगर इसका कोई सबसेट है W, तो इसके अंदर भी कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी, तो W प्लस अल्फा या अल्फा प्लस W लिखा जाए, दोनों एक ही बातें होंगी। ठीक बात है। अगर कोई वेक्टर स्पेस का सब स्पेस हो तो ही हम ये राइट और लेफ्ट को सिर्फ दोनों को बराबर कह सकते हैं। मैं वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, कम्यूटेटिविटी हाँ की मैम, बात कर एडिशन रही के लिए। हाँ मैम। मैंने कहा कि कोई भी सबसेट ले लो, कोई भी एस सबसेट ले लो V का। अब क्योंकि V के अंदर क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V2 प्लस V1 फॉर ऑल V1 V2 बिलोंग्स टू V, कैपिटल V। ये प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड करती है? हर एक V के एलिमेंट के लिए। तो इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लोगे V का, तो उसके लिए भी तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो कोई भी S सबसेट लिया तो उसके अंदर भी तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, मतलब उसके पेरेंट से ही आई है, पेरेंट स्पेस से ही आई है ना। जिसका भी वो सुपर, जो भी उसका सुपर सेट है, उससे ये प्रॉपर्टी इनहेरिट की है इसने। ये प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिविटी की, हर एक एलिमेंट के लिए है, तो हर एक सबसेट में होगी, चाहे वो सबस्पेस हो या ना हाँ हो। मैम, ठीक है। ये बताना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसके अंदर कम्यूटेटिविटी बाय बर्थ होगी, ऐसे बोल सकते हो आप। बड़ी मुश्किल स्पेलिंग होती है इसकी, पर स्पेलिंग से हमें क्या लेना देना। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट कोसेट का यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही कोसेट्स बराबर होंगे, यानी इन जनरल W प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस W होगा। तो किसी भी सेट के साथ कोसेट बनाया जा सकता है, लेकिन बनाने का फ़ायदा किसके साथ है? सबस्पेस के साथ, क्योंकि सबस्पेस ही आगे जाकर हमारे काम आएंगे। क्या बनाने में? क्वोशिएंट स्पेस बनाने में। तो अब क्वोशिएंट स्पेस क्या होता है? क्वोशिएंट स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल कोसेट्स W प्लस अल्फा। ठीक है, हर एक अल्फा के लिए W प्लस अल्फा जब बनाया जा सके, यानी W प्लस अल्फा, मान लो कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब W प्लस अल्फा की सारी कलेक्शन, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स W प्लस अल्फा, जिसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो W प्लस अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू V। ठीक है, ठीक है। हाँ मैम। इसको सेट से डिनोट करना है तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसको एक और स्पेशल नाम दिया गया है। उसको स्पेशल नाम क्या दिया गया है? V मॉड W, जिसको V मॉड W करके बोला जाता है, डिवाइड बाय ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, V मॉड W करके बोला जाता है। और ये क्या होता है? यही कहलाता है हमारा क्वोशिएंट स्पेस। ठीक है, हर एक मैम अल्फा के लिए अगर हम W के साथ कोसेट बना लें, उन सभी कोसेट्स की कलेक्शन कर लें, वो कलेक्शन क्या कहलाती है? क्वोशिएंट स्पेस। अब बोलो। मैम, क्वोशिएंट स्पेस तो सब स्पेस फॉर्म करता है ना? हाँ, क्वोशिएंट स्पेस सब स्पेस फॉर्म करता है। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल दिया? क्वोशिएंट स्पेस सब स्पेस, हाँ ठीक है, सब स्पेस फॉर्म करेगा वेक्टर स्पेस V का। वो हमने दिखाया भी था ना, हमें इसमें दो प्रॉपर्टी शो करनी थी। एक प्रॉपर्टी क्या थी? वेक्टर एडिशन की, W प्लस अल्फा और W प्लस बीटा टाइप के दो एलिमेंट्स को ऐड करते हो तो वो प्रॉपर्टी किस तरीके की थी? इस टाइप की। ठीक है, तो हम ये जानते हैं ये भी किसके अंदर होगा? V मॉड W के अंदर होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी थी K इंटू W प्लस अल्फा, तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया था? W प्लस K अल्फा, और ये भी बिलोंग करता था V मॉड W के अंदर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर होल्ड करती थी, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब स्पेस था, वेक्टर स्पेस भी था। मैम एक क्वेश्चन है, अगर मैम मैं अल्फा को फिक्स्ड कर लूँ, अल्फा को फिक्स कर ले, ठीक है। हाँ मैम, तो जो W प्लस अल्फा वाला जो सेट्स बनेगा, मतलब जो कोसेट्स बनेगा, वो क्या मैम सब स्पेस होगा? नहीं, अल्फा को तो आपको वेरी कराना पड़ेगा ना, हर एक अल्फा के लिए हाँ सबसेट। मैम। वो बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा? अल्फा को एक पर्टिकुलर वेक्टर 0 होना पड़ेगा तभी बन पाएगा। मान लो आप ये फिक्स करके चल रहे हो,
W प्लस मान लो कोई भी वेक्टर लिया वेक्टर स्पेस से, मान लो 1 है, R ओवर R की बात कर रहे हो तो उसके पास क्या है, W प्लस 1 टाइप का है, ठीक है। और मान लो W के अंदर 1 बिलोंग नहीं करता, ऐसा सब स्पेस हाँ बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। R स्क्वायर ओवर R ले लो, कुछ ऐसा ले लो जो W के अंदर ये एलिमेंट बिलोंग ना करे। W डिफाइन कर लो इस टाइप का। अल्फा इक्वल टू 0 के लिए तो समझ में आ गया ना। हाँ मैम, तब तो W ही बनेगा। देखो तो अल्फा पूरी को अगर सबस्पेस फिक्स होगी। कर लिया, एक बात यहाँ से भी सोच सकते हो, अगर अल्फा को फिक्स कर लिया तो W प्लस अल्फा कब सब स्पेस बनेगा, अगर अल्फा बिलोंग टू W हो गया तब तो W प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, W ही हो जाएगा, हाँ मैम। तब तो ये सब स्पेस बनेगा। लेकिन अल्फा नॉट बिलोंग टू W हुआ तब प्रॉब्लम आएगी, तब ज़रूरी नहीं है ये सब स्पेस बने। यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके देख सकते हो। इसमें एलिमेंट्स ले लें अगर हम x, 0 टाइप पे, हाँ मैम, तब तो 0 0 वेक्टर ही नहीं आएगा। नहीं 0 0, हाँ 0 0 नहीं आएगा, ठीक है। ये W के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, x, 0 प्लस हम किसी फिक्स वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करें, फिक्स वेक्टर क्या है 0, 1, तो इनकी एडिशन कभी 0 0 वेक्टर आ सकती है क्या। इसको 0 0 वेक्टर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, 0 1 में आपको कैसा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, इसमें आपको ऐसा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जो इस 0 -1 -1, पर ऐसा एलिमेंट उसके और पास वो है तो नहीं। एलिमेंट W में नहीं है। हाँ, ऐसा एलिमेंट W के पास है नहीं, तो हुआ ना प्रॉब्लम। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ला के भी हमने दिखा दिया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अल्फा नॉट बिलोंग टू W तो वो सब स्पेस बन जाए। क्वेश्चन स्पेस नहीं बनेगा, ये बात तो फिक्स है, ये बात समझ रहे हो। हाँ मैम, समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सोचा। सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा ये बात सोचने की थी, कभी ऐसा पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो अच्छी बातें पूछ लिया, घुमा फिरा के बातें की जाती हैं इसी तरीके से। बात सिंपल ही होती है पर पूछी घुमा के जाती है, जिस बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता या काउंटर एग्जाम्पल नहीं सोचा होता, फिर हमें उसको एग्जाम में सोचना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने क्या बात की थी उस दिन, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की, डायमेंशन ऑफ क्वोशिएंट स्पेस की, लेकिन हमने लिमिटेड होके बात की थी कि अगर W कोई V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, VF क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल, तो इसका कोई भी सबस्पेस W लेंगे वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। तो W अगर इसका कोई सबस्पेस है वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। तो यहाँ से हमने क्या कहा था कि V mod W यानी क्वोशिएंट स्पेस ऑफ W की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, एग्जाम में कभी ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, लेकिन V एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी हो सकता है। तो देखो अगर V एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया, अब यहाँ दो केसेस बनते हैं। अगर V हो गया एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, अगर V इनफाइनाइट डायमेंशनल हो गया और इसका जो सबस्पेस है वो हो गया फाइनाइट डायमेंशनल, एक तो ये केस बन गया। एक केस क्या हो सकता है, V इनफाइनाइट डायमेंशनल हो लेकिन जो सबस्पेस हो वो भी इनफाइनाइट डायमेंशनल बन जाए। तो ये दो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। इस केस में क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V mod W क्या आएगी, इसको ऐसे ही देखो, इनफाइनाइट क्वांटिटी में से फाइनाइट क्वांटिटी जैसे हम माइनस करें, जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी तरीके से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इस केस में इसकी डायमेंशन तो इनफाइनाइट ही रहेगी, इंफिनिटी होगा। ठीक है, इधर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमेशा ही इनफाइनाइट होगी। लेकिन बात जो प्रॉब्लम आएगी तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आएगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं,
v और w दोनों इनफाइनाइट डायमेंशनल हो, तब क्या होता है v मॉड w, अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का दिख रहा है आपको, v मॉड w की डायमेंशन फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, क्या पूछा गया है। तो इसी केस का एग्जाम्पल देखते हैं। उन दोनों में से कुछ भी आ गया तो आपके बाएं हाथ का खेल है, आपको v और w की बस डायमेंशन निकालनी होगी। डायमेंशन निकालना आपने सीख लिया है। क्लास में कितने बच्चे हैं अभी? 3 मैम। 3 हैं, ठीक है। डायमेंशन निकालने में आपको कोई समस्या होगी नहीं। तो ये केस नंबर इसको बोल देते हैं 1, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। 1 और 2 आप कर लेंगे। केस नंबर 3 पे आते हैं, इसके हिसाब का क्वेश्चन देखते हैं तो इसको हैंडल कैसे किया जा सकता है। वैसे एक ट्रिक भी बताऊंगी, उस तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। अगर क्वेश्चन गिवन है केस 3 का, v दे रखा है सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस और w दे रखा है सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस, इसी का सबसेट है तो वो भी रियल सीक्वेंस ही होंगे उसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन तो ज़रूर होगी क्योंकि सबस्पेस है, प्रॉपर सबस्पेस है। हुज प्रॉपर ना होता तब तो क्वेश्चन ही ना बनता ना। हुज फर्स्ट टर्म इज 0। समझ गए w क्या है? यस मैम। डायमेंशन ऑफ v बाय w पूछा हुआ है, ठीक है। कोई भी रियल सीक्वेंस वाला वेक्टर स्पेस दिया हुआ है पहले तो। अब कुछ भी नहीं दे रखा तो रियल मान लो, फील्ड कॉम्प्लेक्स मान लो, कुछ भी मान लो। फील्ड से आपको कुछ लेना देना है नहीं ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी अगर नहीं बोल रखा फील्ड के बारे में तो फील्ड को, अच्छा रियल सीक्वेंसेस है वैसे भी तो फील्ड को रियल ही मानोगे, ठीक है। फिर तो कुछ भी ना भी दे रखा हो फील्ड के बारे में तो रियल ही मान लिया करो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फील्ड के बारे में कुछ ना बता रखा हो तब रियल मान के हम चल लेते हैं। तो W ऐसा सबस्पेस है जिसकी फर्स्ट टर्म 0 है, हमें V मॉड W की डायमेंशन निकालनी है। अब क्या पता भाई ये फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा, तो इसका ऑब्जर्वेशन तो हमें लेना पड़ेगा। तो ये कैसे सीक्वेंसेस का सेट है, V के अंदर सीक्वेंस आ रहे हैं C1 C2 अप टू सो ऑन Cn डॉट डॉट डॉट, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स होती है? इनफाइनाइट। तो इसका ये एक इनफाइनाइट टपल की फॉर्म में लिखा जाएगा जहाँ पे Ci किससे बिलोंग करेगा? रियल से। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, W किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है बताओ जल्दी। फर्स्ट टर्म इज 0, 0 A1 A2 डॉट डॉट डॉट। 0 W2 से डिनोट कर लेती हूँ, W2 W3 डॉट 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 Wn डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे Wi's भी रियल नंबर्स हैं। तो अब हमें निकालना है V मॉड W। बिल्कुल कुछ नहीं करना, डेफिनेशन जैसी है उस हिसाब से चलते जाना है, अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। V मॉड W क्या होगा? W प्लस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू V। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिखना है V का। तो V के आर्बिट्रेरी एलिमेंट कुछ इस टाइप के थे, कुछ भी नोटेशन ले लो, नोटेशन आपकी मर्जी की, मैंने CI से कर लिया, ठीक है। W प्लस अल्फास वेयर दिस, इसको मैं अल्फा अगर बोल दूं तो अल्फा बिलोंग्स टू V लिख दिया जाए, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है। लेकिन अब एक बात का यूज किया जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सबस्पेस की, कि W प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू W इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू W। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। देखो अब एक काम करो, इस सीक्वेंस के 2 पार्ट कर लो। एक सीक्वेंस को सम ऑफ 2 सीक्वेंसेस में तो डिनोट किया जा सकता है ना। कैसे कह रही हूँ मैं? देखो इस तरीके से 0 C2 डॉट 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 Cn डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस C1 और बाकी सभी पोजीशंस पे 0। इस तरीके से कर लिया जाए वेयर अल्फा बिलोंग्स टू V। अब कोई ऐसा इनमें से सीक्वेंस दिख रहा है जो उसका ऑलरेडी पार्ट हो W का?
इसमें से और इसमें से क्या लिखा जा सकता है नेक्स्ट हाँ स्टेप मैम, में? लेफ्ट वाला जो सीक्वेंस है वो तो W का ही पार्ट है। लेफ्ट वाला जो सीक्वेंस है, बिल्कुल। इसके क्या है, फर्स्ट टर्म 0 है तो ये तो W का ही पार्ट है, तो ये W क्या करेगा, इसको P जाएगा तो ये W ही बन जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, C1 0 0 0 आता जाएगा। सच दैट अब ये जो है अल्फा बिलोंग्स टू वी ऊपर हमने लिखा था, ये कंप्लीट क्या था, अल्फा था। नीचे इसको कुछ नाम दे दो, बीटा, वेयर बीटा बिलोंग्स टू वी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इस टाइप का सीक्वेंस बचा है। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी नोटेशन लगा लो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो C1 0 0 0, अब C1 कहाँ से आ रहा है, C1 भी लिख दो, C1 बिलोंग्स टू R। तो C1 तो R से आ रहा है, तो ये जो हमने सीक्वेंस बनाया आर्बिट्रेरी, ये किससे जनरेट हो रहा है, इसका स्पैनिंग सेट आप किस तरीके से लिख सकते हो? आप ये नहीं लिख सकते कि ये 1 0 जनरेट हो 0 रहा है। 0। हाँ एग्जैक्टली, 1 0 0 2 0 0 जो मर्जी लिखना है लिखो, पर 1 0 0 ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। 1 0 0 0 0 0 इनफाइनाइट टपल 1 0 0 से जनरेट हो रहा है। ये बात सबके समझ में आई तो हम आगे बढ़े। मतलब डायमेंशन 1 होगा। वेरी गुड, ठीक है ना। ये 1 0 0 से जनरेट हो रहा है तो क्या लिख सकते हो आप इसको, W प्लस 1 0 0 डॉट 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 0 0 0 0। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, इस सेट में क्या है, एक नॉन जीरो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन 1 हो जाएगी इसकी, क्योंकि एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है ना, एक टपल से। तो एक टपल आया, इसका मतलब ये था क्या, वी मॉड डब्ल्यू। तो एक आया तो इसका क्या मतलब है कि ये एक से जनरेट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ आ जाता जीरो, इसके साथ एक और ऐसा एलिमेंट होता जिससे लेकिन मैम जनरेट होता 0 डायमेंशन 1 अब W तो नहीं पता। 0 0 0 0, डब्ल्यू की डायमेंशन का क्या करना है? मैम हमें तो पूरा सेट का डायमेंशन निकालना है, V मॉड W का। नहीं ऐसा नहीं है, देखो अ, यहाँ पे जो हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स कितने हैं। मेन फोकस हमारा क्या है यहाँ पे कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स कितने हैं, फ्री वेरिएबल्स कितने हैं जिससे जनरेट हो रहा है। यहाँ पे ये फ्री है और ये तो वही है W। मतलब या तो इसको इस तरीके से लिख लो, अगर इस तरीके से ज़्यादा समझ में आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, W प्लस C1 और बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, C1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये जनरेट होने वाला सेट जिससे जनरेट हो रहा है वो तो यही बनेगा ना, Li तो हाँ ये मैम। है ही, Li तो ये है ही और जनरेट भी इसी से हो रहा है, यानी ये स्पैनिंग का काम कर रहा है। तो एक तो आपको पहली बात तो यहाँ पे ये समझनी है कि यहाँ पे काम अलग होता है। V मॉड W में इसके एलिमेंट्स W प्लस अल्फा टाइप के होते हैं। ठीक है, और इस W का कोई यूज नहीं होता। ये W क्या होता है, एक आइडेंटिटी का ही तो काम करता है। तो इस W को आपको नहीं देखना है, इसके एलिमेंट्स ही इस टाइप के होते हैं W प्लस अल्फा, जहाँ पे ये अल्फा वेरी करता है। तो ये W तो यहाँ पे फिक्स रहता ही है, तो इस W को नहीं देखना है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वहां पे क्या आर्बिट्रेरी एलिमेंट पड़े हैं उनको देखना है। हाँ 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 मैम, समझ में आया। तो C1 C2 0 0 0 टाइप का मतलब ऐसा मैम आया होता अल्फा तो वेरी कर रहा है, इसलिए मैम अल्फा का ही डायमेंशन पूरा V बाई W का डायमेंशन होगा। हाँ, अगर ऐसा आया होता W प्लस C1 C2 वेयर C1 C2 बिलोंग्स टू R, या यहाँ पे लिख देती मैं 1 1 से जनरेट होने वाला 1,1, तो क्या बनती डायमेंशन, 1 V बनेगा। मॉड W की डायमेंशन क्या हो जाती, 1 हो जाती, सॉरी 2 हो जाती, तो 2 2। 2 हो जाती ना।
वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे अब 2 पोजीशंस पे नॉन जीरो होता है तो इसकी डायमेंशन 2 बोली जाती। तो डायमेंशन जब हम इसकी निकाल रहे हैं ओरिजिनल वाले क्वेश्चन की, तो क्या लिखी जाएगी? वी मॉड डब्ल्यू की डायमेंशन 1 लिखी जाएगी। अब एक और बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है, अगर ये बोल दिया जाता, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जाता कि सेट ऑफ ऑल W क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस है जिसकी फर्स्ट 3 टर्म 0 है। तो क्या होता? मैम ये करके देखता हूँ मैम। फ्री होगा। फ्री होगा, करके देखो अगर किसी को डाउट लग रहा है। ये यहाँ तक सबको समझ में आया जितना हमने किया है? हाँ मैम फ्री ही होगा। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तो बात बाद में होगी। अच्छा, ऐसा दिया होता अगर, ज्ञानेश आपको क्लियर है? आप बोल ही नहीं रहे बिल्कुल। यस मैम। अच्छा, एक और क्वेश्चन अब सुनो। क्वेश्चन में W की जगह ये दे दिया होता सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस जिनकी इवन पोजीशंस पे 0 है, इवन प्लेसेस पे 0 है, मतलब सिर्फ ऑड पोजीशंस पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं। मैम वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा मैम। चलो और बाकी लोग बताओ। मैम रुकिए थोड़ा करता हूँ मैम। ठीक है। डब्ल्यू में तो इनफाइनाइट टर्म है ना मैम? तो सॉरी माने वी में। वी में इनफाइनाइट टर्म का मतलब टपल में, टपल की फॉर्म हाँ में? हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही क्वेश्चन वही है, बस इतना बोल दिया कि W में इवन पोजीशन पे 0 आ रहा है, ऐसा सीक्वेंस। E1 E1 मतलब जितने भी 2 4 6 वाली पोजीशन होती है उन सभी इवन इवेंट टर्म ना। पोजीशंस। ओ इवन, इवेंट। हाँ इवन, हाँ ओके। इवन इवन। हाँ मैंने E1 सुना था। तो इवेंट होगा तो भी वही होगा मैम। हाँ, तो ये वाली पोजीशन 0 है, इनफाइनाइट W। इनफाइनाइट यहाँ डायमेंशन होगा। W1 है, ये 0 है, W2 है, W3 0, W5 0, इस तरीके की टर्म्स है इसकी। मैम ये तो इनफिनिट होगा। इनफाइनाइट होगा ज्ञानेश? इसका डायमेंशन इनफिनिट होगा। नहीं आ रहा मुझे, आप देखो, बता सकते हो? हाँ देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही प्रोसेस करते करते आओगे। देखो मैं हिंट देती हूँ, यहाँ पे सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते करते आ रहे हैं। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बता दो, मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर मैम ये मुझे ये हाँ, समझ में नहीं आया, अल्फा फिक्स रखते हैं ना हम क्वेश्चन में? क्या? अल्फा फिक्स्ड होता है ना, डब्ल्यू प्लस अल्फा में अल्फा फिक्स्ड होता है ना? नहीं, अल्फा फिक्स नहीं होता ना। जब आप उसकी बात कर रहे हो, कोसेट की बात कर रहे हो, तब तो अल्फा फिक्स है। फिर हमने क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन, इसीलिए मैंने सारा बताया था क्योंकि मुझे पता था आप लोग भूल चुके होंगे। जब क्वेश्चन की शुरू से देखते हैं, जब आप कोसेट की बात कर रहे हो डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस डब्ल्यू, तब अल्फा कोई ना कोई फिक्स क्वांटिटी, कोई ना कोई फिक्स वेक्टर हो सकता है। लेकिन जब आप इन पूरे कोसेट्स की कलेक्शन ले लोगे हर एक अल्फा के लिए, वो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये
सेट ऑफ ऑल ओके मैम, कोसेट्स W प्लस अल्फा। यस, तो यहाँ पे अल्फा कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर हो सकता है V का, तो इनकी जब कलेक्शन ले लोगे ये कलेक्शन ही कहलाएगी V मॉड W। V अपॉन W करके इसको डिनोट करते हैं और बोलते हैं V मॉड W क्वेश्चन स्पेस। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आप स्पैन कैसे कर रहे हो? हाँ, वही अभी अल्फा चेंज होता रहता है फिर। हाँ, अल्फा तो कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर हो सकता है V का। आर्बिट्रेरी का मतलब V के सारे वेक्टर्स उठा के रखने हैं आपको। इसका मतलब यही होता ठीक है है, ना कि W प्लस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V, तो सारे अल्फा जो V के अंदर है वो सब उठा के रखने हैं बारी बारी से। वो जो ठीक कलेक्शन कहलाएगी वो कहलाएगी क्वेश्चन स्पेस। है। तो वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। कहाँ गया? हमने W लिया था जिसकी फर्स्ट टर्म 0 थी और V कोई भी रियल आर्बिट्रेरी सीक्वेंस था। तो V ऐसा दिखता था C1 C2 Cn टाइप का, W ऐसा दिखता था, इसकी फर्स्ट प्लेस पे 0 था और बाकी जो भी था। ठीक है, नोटेशन दी है मैंने, V के अंदर C से डिनोट किया है और इसके अंदर WI से डिनोट किया है। कोई बड़ी बात नहीं, कैसे मर्जी डिनोट करना। V मॉड W करते टाइम हमने क्या किया? V मॉड W क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज W प्लस अल्फा। अब इनको इसको नाम क्या दिया है मैंने? अल्फा। ये C1 C2 Cn का जो इनफाइनाइट टपल है। ठीक है, अब यस ये मैम, अल्फा चेंज होता रहेगा। Ci कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप Ci बिलोंग्स टू R, और ये आर्बिट्रेरी है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, फिक्स नहीं है ये, जो आपको कंफ्यूजन था। समझा मैम अभी। तो बस हम ये प्रॉपर्टी जानते थे, W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू W। तो हमने क्या किया, एक ऐसा काम किया कि थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए C1 C2 Cn को, यानी दो पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया। एक C1 0 0 0 वाला पार्ट अलग कर लिया सीक्वेंस का, और 0 C2 C1 C2 C3 Cn इस वाले पार्ट को अलग कर लिया। अब ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा ये वाला पार्ट, इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे 0 है और बाकी आगे जो भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स पड़े हैं C2 C3 अप टू Cn वो पड़े हैं। तो ये जो सीक्वेंस है इसकी फर्स्ट पोजीशन पे तो 0 है, तो ये सीक्वेंस किसका पार्ट है? W का पार्ट है, W का अंदर का एलिमेंट है, क्योंकि W के अंदर ये खास प्रॉपर्टी थी कि उसकी फर्स्ट पोजीशन पे 0 पड़ा होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस और कहीं का नहीं है, W का है, तो इसको W के अंदर ही ले लिया जाए, यानी ये कंप्लीट जो है, ये जो कंप्लीट है ये कहाँ चला जाएगा? ये कंप्लीट W बन जाएगा। ये W प्लस अल्फा इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू W, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके कंप्लीट W ही बन जाएगा। और बाकी जो C1 0 0 0 पड़ा है उसको एज इट इज़ रख लिया। ठीक है, यहाँ पे C1 कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। अब आपको क्या करना है, V मॉड W लिखते टाइम W प्लस समथिंग टाइप के एलिमेंट्स है ना इसके, V मॉड W के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? W प्लस समथिंग टाइप के। अब वो समथिंग को आपको देखना है, W को नहीं देखना, क्योंकि आप जब वेक्टर स्पेस V लिखते हो तो उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होते हैं? कुछ भी V1 V2 Vn टाइप के होते हैं। वहाँ पे आपको देखना होता है कितने आर्बिट्रेरी हैं, कितने कैसे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन जब यहाँ V मॉड W कर रहे हो तो W प्लस जो भी एलिमेंट पड़ा है उसकी बात करनी है, क्योंकि W तो हर एक उसके अंदर आएगा ना, वो तो फिक्स पोर्शन है V मॉड W लिखते टाइम। तो जब एलिमेंट की इंडिपेंडेंस की बात करनी है, स्पैनिंग की बात करनी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं उसकी बात करनी है, तो सारा फोकस हमारा किधर होना है? इधर C1 0 0 जो भी ये भी सेट एलिमेंट बन रहा है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है, सिंपल सी बात है, ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये कंप्लीट इस V मॉड W को स्पैन भी कर देगा, या हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, C1 0 0 0 क्या हो जाएगा? 1 0 0 से जनरेट हो रहा है, और ये जो 1 0 0 है वेक्टर, इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा बेसिस फॉर्म कर देगा। यानी बेसिस जो बनेगा इसका, डायमेंशन तो आप लिख रहे हो बड़े मजे से, जो बेसिस बनेगा इस V मॉड W का वो ये बनेगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, जिस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो बेसिस बनेगा। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो इसको। और ये जो मैंने लिखा था ये एक्स्ट्रा था कहीं और से रिलेट करके, ये बनेगा बेसिस। ठीक है, ये हमारा बेसिस है। बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हैं? 1, और ये हो गया हमारा, डायमेंशन हो गई 1। फिर मैंने कहा था कि पहली दो पोजीशंस पे 0 आ जाए, तब क्या होगा इसकी डायमेंशन?
तो पहली दो पोजीशंस पे 0 आने की वजह से क्या होगा जब आप इसको लिखोगे, इसका बेसिस दो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, W प्लस 1 1 और बाकी सभी पोजीशंस पे 0। ठीक है, तो दो फ्री वेरिएबल्स मिल जाएंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये मैंने 1 1 करके लिख दिया, इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा ठीक है, 1 0 0 और 0 1 हम 0 C1 करके C2 करके लिख सकते हैं। हाँ ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 1 0 0 0 जो भी है ये आगे चलता जाएगा, और 0 1 0 0 0। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स होंगे जो इसको स्पैन करेंगे V mod W को। तो इस केस में डायमेंशन क्या हो जाएगी, 2 बन जाएगी। 2। ठीक है, अगर इवन पोजीशंस के लिए ऐसा बोल दिया जाए कि इवन पोजीशंस पे 0 पड़े हैं, मतलब जो भी इवन पोजीशन के एलिमेंट्स मैम, हैं वहां पे 0 पड़े दो हैं। अलग अलग से तो एक पेज को करने में नहीं कर पाएगा ना, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना अरे आपकी आवाज बहुत मैम, थोड़ा स्क्रॉल डिस्टर्ब डाउन हो कीजिए। गया। मैम यहाँ पे हम V mod W को दो सेट का स्पैन के हिसाब से लिख दिया, लेकिन मैम दो सेट तो कभी एक स्पेस को स्पैन नहीं कर पाएगा। मैम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0, ये फुल वाला जो सेट है अरे ये वो ऐसे स्पैन आएगा, हाँ करेगा। ठीक है ये ऐसे आएगा। कमा एक बार माइक हाँ बंद करो, हाँ कान में एकदम शोर होने लगता है। ऐसे आएगा, ये दो एलिमेंट्स से स्पैन हो रहा है ना, तो स्पैनिंग सेट इस तरीके से डिनोट करोगे आप, एक एलिमेंट ये वाला और एक एलिमेंट ये वाला, इन दो की हेल्प से होगा ये स्पैन। मैम फिनाइट डायमेंशन वाला एक एग्जांपल दीजिए ना, किसका? फिर ज़्यादा समझ में आएगा। फिनाइट डायमेंशन वाले V और W दोनों भी फिनाइट डायमेंशन वाले हो दोनों गए। फाइनाइट डायमेंशन के, अच्छा उसका अभी ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम यस अगर मैम। ऐसा बोल दें कि W इस तरीके का है कि जिसकी इन पोजीशंस पे 0 पड़ा है, तो सेम प्रोसीजर जब आप करते करते आओगे तो इसको जनरेट करने वाला सेट कैसा बनेगा, इसको जनरेट करने वाला सेट ऐसा बनेगा, देखना बेसिस कुछ इस तरीके का बनेगा, 0 1 और सभी पोजीशंस पे 0 आएगा आगे, फिर 0 0 0 1, इस तरीके का बेसिस बनेगा, क्योंकि 1 कहाँ पे आ रहा था देखो, अगर फर्स्ट पोजीशन पे 0 था तो बेसिस लिखते टाइम 1 आ रहा था उसी पोजीशन पे जहाँ पे 0 था। ठीक है, अब इवन पोजीशंस पे 0 है तो इवन प्लेसेस पे 1 आएगा। ये बात क्लियर है सबको? ये 1 कहाँ पे लिखा जाएगा, इवन प्लेसेस पे। अभी यस यहाँ मैम। पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, फिर फोर्थ पे आएगा, फिर नेक्स्ट में कहाँ पे आएगा, सिक्स्थ पे आएगा, फिर एट्थ पे आएगा, इस तरीके से आते आते ये इनफाइनाइट इवन नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उन सभी के लिए आएगा। तो बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट आएंगे। तो डायमेंशन ऑफ V mod W क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, या इनफाइनाइट वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सीक्वेंस के क्वेश्चन आ जाएं तो आप आराम से कर सकते हो, आपने 2-3 टाइप्स भी इसमें देख लिए हैं। ठीक है, मैंने वेरिएशन इसीलिए करा दी, ओरिजिनल जो क्वेश्चन था ये गेट का था। ये क्या चक्कर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फाइनाइट डायमेंशन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करा दूंगी मैं आपको। अगर V दे दिया जाए आपको कुछ ऐसा, V हम ले लेते हैं R³/R। ठीक है, W क्या ले लें, X 0 0 such that X belongs to R। ठीक है, अब V mod W की डायमेंशन निकालो और इसका एक्सप्रेशन भी निकालने की कोशिश करो, मैं भी निकाल रही हूँ, साथ साथ आप लोग भी करो।
इसको फॉर्मूले से भी करो, जैसे डेफिनेशन से मैं कर रही हूँ वैसे भी करके देखना, पहले फॉर्मूले से ट्राई करो। टू होगा मैम। 2 होगा। दोनों तरीके से किया है या किसी एक तरीके से? मैम 2 ही आएगा। वही आएगा, दोनों तरीके से कर लिया। फॉर्मूले से तो बस 5 सेकंड का ही काम था। ठीक है, पहले देखो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 थी और डब्ल्यू की डायमेंशन 1 थी, तो 3 - 1 2, यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते थे। ठीक है, इस तरीके के अपने एग्जांपल्स बना के देख सकते हो। अब ये एग्जांपल मैंने जस्ट रैंडमली सोच लिया। मैट्रिसेस के अंदर बना के देखना, ऐड करके देखना मैट्रिसेस को, तो इंटरेस्टिंग लगेगा जब बाय डेफिनेशन करके देखोगे। और ये तरीका जो हम क्वेश्चन स्पेस वाला यहाँ पे अपना रहे हैं, ये फैक्टर ग्रुप जब ग्रुप थ्योरी में करेंगे ना तब भी करेंगे, तो इस तरीके से डेफिनेशन से खोलने में हेल्प रहती है कि इसमें मैम गलती का चांस कोई नहीं होता। V मॉड W के जो डायमेंशन होगा वो तो 2 होगा, मतलब उसका बेसिस में 2 एलिमेंट रहेगा। वो 2 एलिमेंट कौन सा होगा मैम? वो 2 एलिमेंट ये होगा ना, एक तो W प्लस ऐसे लिख दोगे आप। देखो 2 एलिमेंट इस तरीके से डिनोट करो, यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ है। जब आप लिखोगे इसका बेसिस तो ऐसे लिखो, W प्लस 0, यहाँ पे लिख दो 0 1 0। ठीक है, दूसरा एलिमेंट लिखेंगे W प्लस 0 0 1, ये है बेसिस। हर एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया। वो जो, चलो ये तो V मॉड W की अब रिप्रेजेंटेशन नहीं बची, बेसिस की बची। जो मैंने पहले लिखा हुआ था वो V मॉड W की रिप्रेजेंटेशन थी, पर ये बेसिस है। ये बात क्लियर है? बेसिस में एलिमेंट किस टाइप के आएंगे? W प्लस अल्फा टाइप के आएंगे ना, तो W प्लस कोई अल्फा 1 और W प्लस कुछ अल्फा 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप नॉर्मल बेसिस लिखते हो तब ये सिर्फ 0 1 0 0 0 1 टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। जब आप इस क्वेश्चन स्पेस का बेसिस लिख रहे हो तो उसमें W ऑलरेडी ऐड होके आएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स ही किस टाइप के होते हैं, W प्लस अल्फा टाइप के, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स ही इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, तो बेसिस के अंदर भी तो ऐसे ही वेक्टर आएंगे। हाँ मैम। ठीक है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो दिमाग में। अच्छा पूछ लिया मैंने, बेसिस भी ढंग से लिखा नहीं था, तो ये बात हमेशा ध्यान रखा करो कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके की होगी। जिस सेट का पार्ट है उसी सेट के तो एलिमेंट लिखोगे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। हाँ मैम। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा हिंट दूंगी, ट्राई करने की कोशिश करना। अगर W
एक एलिमेंट से स्पैन हो रहा है एक सिंगल टपल से, वो क्या है 4,5। इसको ऐसे लिखें अगर 4,5, ये एक टपल है 4,5, इससे स्पैन होने वाला जो भी सबस्पेस बनेगा, क्योंकि हमने कहा था कोई भी वेक्टर उठा लो, मतलब कुछ भी सेट उठा लो, इसको अगर आप स्पैन कर दोगे तो जो रिजल्ट में आपको मिलेगा, ये कोई भी आर्बिट्रेरी सेट हो सकता था, ये सबस्पेस होना या ना होना कोई गारंटी नहीं थी इसकी, कैसा भी हो सकता था ये, ठीक है। नॉट अ सबस्पेस होता तब भी चलता और सबस्पेस होगा तो भी चलेगा। इसको जब आप स्पैन कर दोगे तो कि जो रिजल्टेंट जो सेट बनेगा वो क्या होता है, एक सबस्पेस होता है। ये बात हम जानते हैं, ये हमने थ्योरम की थी, प्रूफ किया था। और अगर ये जो सेट उठाया ये ऑलरेडी एक सबस्पेस है तो LW इज इक्वल टू W होता था। ठीक है, हाँ मैम। ये सब बातें ध्यान रखना, और ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या उठाया है, एक सिंगल एक प्यारा सा एलिमेंट उठाया है 4,5, सिंगलटन सेट है। अग्री करते हो, सिंगलटन सेट उठा के मैंने स्पैन किया है उसको। यस मैम। ठीक है, इस सिंगलटन सेट को स्पैन करके एक सबस्पेस बन रहा है। तो अब W की के लिए आपके पास गारंटी है कि ये सबस्पेस है, मैं लिख भी देती हूँ, बी ए सबस्पेस किसका है, R²/R का। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 2 टपल टाइप का एलिमेंट लिया है। ठीक है, आपको ये बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिकल। क्वेश्चन लिख के समझाती हूँ मैं। ये एक एलिमेंट दिया हुआ है और इसके साथ पेयर में एक दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है W प्लस -2 -3। क्वेश्चन में पूछना वो ये चाहता है कि ये जो पेयर में एलिमेंट उठा उठा के दे रखे हैं, हर एक ऑप्शन में इसी टाइप से एलिमेंट दिए गए होंगे W प्लस A W प्लस B टाइप के, तो क्या ये सेम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये चेक कैसे करोगे, चेक करने का एक ही तरीका है, जो स्पैनिंग सेट है, जिस सेट से आप स्पैन कर रहे हो वहां से कुछ ना कुछ खास प्रॉपर्टी निकल के आएगी W के बारे में। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का एक बार यूज करने की कोशिश करना, W प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू W इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू W। ये तो जैसे हर जगह यूज होती है, इतनी इंपॉर्टेंट है। एक बार ट्राई करो, 1-2 मिनट, फिर मैं कराती हूँ अगर नहीं होगा तो। क्या ये सेकंड ऑप्शन में जो W प्लस 0 टाइप का वेक्टर और ये W प्लस दिस टाइप का वेक्टर है, क्या ये सेम है, इस तरीके की बातें हैं। और फोर्थ ऑप्शन है नन। मैम बताऊं? क्या 1 और 2 आ रहा है मैम? मैम 2 आएगा आंसर। मैंने कब का क्या है, मैम 2 आया है। केवल 2 आया है और आपका 1 और 2 आया है। हाँ। अच्छा चलो, न्यानेश का वेट करते हैं। मैम सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 हाँ मिनट। ठीक है, हाँ ठीक है। बारिश हो रही है बंगाल में? 2 दिन पहले हुआ था मैम, तो नहीं हो रहा है 2 दिन। यहाँ भी थोड़ी बहुत हो जाती है कभी कभी, ऐसे तो यहाँ कम ही होती है बारिश आएगा। मैम 2 ही आएगा, ओनली 2। ओनली 2, ठीक है। निर्माल्या का सही है, बाकी दोनों का गलत है। फर्स्ट भी आएगा। कैसे किया आपने निर्माल्या, बताओ फर्स्ट।
मैम देखो मैम, अगर W को हमने 0 0 ले लिया फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो मैम यहाँ का W जो होगा सेकेंड वाला में, उसको 3 इंटू जो 4,5 करके लिख सकता हूँ मैं। मतलब मैम 4,5 हाँ मैम 3 इंटू 4,5 इसको लिख सकते हैं -2 -3 को। हाँ मैम ना मतलब क्या बताऊँ उसको 3 इंटू 4,5 प्लस -2 -3 कर लो मैम। प्लस -2 -3 इससे क्या आएगा 4 3 जा 12 -2 10 और 5 3 जा 15 -3 12। तब मैम पहली वाली में W इक्वल टू 0 0 होगा। मतलब हर W के लिए इसका मतलब मैम यहाँ पे भी कोई लीनियर कॉम्बिनेशन में पा जाऊंगा मैम, जिसके लिए मैम वो दोनों होल्ड कर जाएगा। देखो समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मैं समझ समझा गई, नहीं पा लॉजिक थोड़ा बहुत समझ गए लॉजिक। हाँ बात मैम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से सुंदर तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है बस। एक ये यहाँ पे 10 12 पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है जो भी है ये। अच्छा W इससे स्पैन हो रहा है, किससे 4,5 से, ठीक है। तो W के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, अल्फा टाइम्स 4,5 टाइप के होंगे, ठीक है। तो जब आप इसका क्वेश्चन स्पेस बना रहे हो W प्लस ये जो फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन स्पेस ही तो बनाया हुआ है, मतलब कोसेट बनाया हुआ है, सॉरी कोसेट ही तो बनाया हुआ है। एक फिक्स एलिमेंट उठा के उसको W में ऐड कर दिया, यानी W एज अ सब स्पेस में ऐड कर दिया। ये सब स्पेस है, कैपिटल W है। तो आप क्या बना रहे हो, कोसेट बना रहे हो, ठीक है। तो W प्लस 4,5 जब आप करोगे तो क्या आपको W ही मिलेगा, ये बात ठीक है, क्योंकि 4,5 W का ही पार्ट है। Yes, ma'am. W आ कहाँ से रहा है, मतलब स्मॉल W किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन रखता है, कोई भी स्केलर मल्टीपल ऑफ 4,5। तो अल्फा को जब आप 1 ले लोगे तो ये एलिमेंट किसके अंदर आ जाएगा, W के अंदर ही। अब ये W के अंदर ये किसी न किसी स्मॉल W जैसा एलिमेंट है, तो इसको लिख सकते हैं W प्लस स्मॉल W। अब W प्लस स्मॉल W W के ही बराबर आएगा, क्योंकि स्मॉल W W के पार्ट है, यानी स्मॉल W W का ही एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसा यहाँ पे निर्मल्या ने बताया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो -2 -3 को क्या लिख सकते हो आप, वही काम कर लेते हैं, ठीक है। -2 -3 को हम लिख लेते हैं 4 इंटू 4,5। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, कुछ मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। 4,5 4 4 जो 16, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस इसमें -2 -3 करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 -2, हाँ ये बन जाएगा 10,12। तो ये बन रहा है 10,12, ठीक है। तो W प्लस आपको बताना था 10,12। एक बार दोनों साइड W ऐड करो, कोसेट बनाओ, W प्लस दिस और ये W प्लस जो भी होगा 3 इंटू 4,5 प्लस -2 -3, ठीक है। अब हिंट लगना शुरू हो गया कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी यूज होती है, W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू W। तो सबसे पहले तो हमने ये पहचाना कि 10,12 को इस तरीके के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैम लिखा जा एक सकता बात है। बताऊं, मैम एक बार दिखा दीजिए वो क्वेश्चंस। एक नंबर में जो ऑप्शंस दिया हुआ है, इसका W में जो आएगा एन की बात में W में उसका 3 गुना रख दो मैम, 4 गुना रख दो मैम।
तो मैम वही आ जाएगा मैम, देखिए। किसके अंदर 4 गुना रख दें? मतलब मैम अगर पहली वाली W को मैम हाँ 4 5 ले लिया, हाँ तो इसमें मैम 4 इंटू 4 5 ले लीजिए मैम, तो मैम दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं करने के, वही मैं आपको बताने वाली थी कि उस तरीके से सोच लो या इस तरीके से सोच लो, एक से ज़्यादा तरीके से सोचा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको दोबारा करके देखना है अलग अलग तरीकों से, जैसे अभी नया तरीका बताया निर्मल्या ने। तो अपना इसको घर में एक बार ट्राई करना, कल आके फिर डिस्कशन कर सकते हो इस क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत और नहीं। मैम और एक चीज़ यहाँ पर मैं नोटिस किया मैम, हम्म मैम ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक बार मैम वो क्वेश्चन दिखा दीजिए मैम। हाँ, एक मिनट रुको, बस इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, ये एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया इस लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो दोनों साइड जब W ऐड किया तो क्या किया हमने, यहाँ पे इधर तो आ रहा है W प्लस 10, 12 एज इट इज, इधर हमने क्या किया, W को इन दोनों में ऐड किया। पर ये जो था ये W ही था, स्मॉल W था, क्योंकि W स्पैन किससे हो रहा था, 4,5 से। अब 4,5 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही तो था स्मॉल W। तो ये एलिमेंट और किसी का नहीं है, मैंने K लिख दिया है, 3 लिख दो, K लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये एलिमेंट किसके अंदर का था, W का ही पार्ट था, दिस बिलोंग्स टू W। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2, -3, यहाँ पे एज इट इज रखा रहेगा। तो ये दोनों बराबर आ गए, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, अब बताओ। हाँ मैम, जो क्वेश्चन है उसमें मैम ये जो 10, 12 मतलब एक लेफ्ट को सेट है और एक राइट को सेट है हम्म मैम। अगर मैम जो अल्फास है वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, तो वो दोनों बराबर हो जाएगी मैम, मतलब वो दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। हाँ, तब तो हो ही जाएंगे। हाँ मैम, इसमें मैम देखो मैम, अगर मैम 1 की बात करूँ मैम, तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, अच्छा, मतलब कौन से 10, स्केलर्स? मतलब मैम -2, -3 को मैम -5 से अगर स्केलर मल्टीपल कर दीजिए मैम, तो नहीं होता है, तो मैंने क्या नोटिस तब नहीं होगा। किया। हाँ मैम, हाँ, तो थोड़ा और भी मतलब। स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके मतलब इक्वल तो भी नहीं बोल सकते, फिर वो तो वो वाली बात हो जाएगी ना कि W के अंदर आ रहा है तब वो इक्वल है। हाँ उस हाँ तरीके से सोचना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होने से इक्वल हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, इक्वल नहीं कहेंगे वहां से। तो अब इसको और सोचना है आपको। थर्ड ऑप्शन आपने, सेकंड ऑप्शन कर लिया, फटाफट बताओ कैसे किया है, इसको डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है अब। सेकंड ऑप्शन बताओ कोई। मैम मैम दोनों ही डब्ल्यू W प्लस का बराबर है, क्या बराबर है, नैनी साहब दोनों बताओ। सेट ही W का बराबर है। यस मैम, हम W+0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W+0 इंटू 4,5, और इसको हम्म W+-2 इंटू -2, हाँ 4,5। बिल्कुल, स्केलर आप बाहर निकाल लो -2, तो -2 इंटू 4,5 वो W के अंदर ही चला जाएगा, यानी W उसको पी जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका खुद का ही एलिमेंट है, और कुछ भी स्केलर मल्टीप्लाई करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी रियल नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फ्रैक्शन में भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता था, कोई भी 1/2 मान लो ये हो सकता था इस टाइप का, -8/3 -10/3 ऐसा दिया होता, तब भी सेकंड ऑप्शन आना था। ठीक है ना, तो स्केलर मल्टीप्लाई करके भी आपको कई बार कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये साफ साफ दिख रहा है ये अलग है एलिमेंट्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ तो वैसे ही गलत है। थर्ड ऑप्शन में आप इसको 11,12 की फॉर्म में लिखो, और फिर एक और कुछ ऐड करो इसमें, 11, 12 लिखेंगे तो ये प्लस में क्या हो जाएगा इसके, 2, क्या बचा था, 2,3 कुछ ऐसा बचेगा, तो ये साफ साफ दिख रहा है ये इक्वल नहीं है। और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, ज़रूर लिखना, 4,5 की टर्म्स में इसको लिखना। तो 4, 5 आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई थिंक।
ठीक है, तो 11 12 4,5 की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है? 8, 10 प्लस 3, 2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो W प्लस 11 12 दे रखा है, तो W प्लस दिस इज इक्वल्स टू W प्लस 3, 2। तो ये 3, 2 के बराबर किया जा सकता है। अगर दूसरे ऑप्शन में 3, 2 होता तो ये बराबर हो जाते, और वो साफ साफ दिख रहा है वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया है, थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरा क्वेश्चन जो असाइनमेंट में लिखा है वो कर लेना, अभी मैं PDF भेज दूंगी क्लास के बाद। ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, उसी के टाइप का क्वेश्चन है। अपना करके आंसर मैच कर लेना, आंसर भी गिवन है। पहले करना क्वेश्चन, उसके बाद आंसर मैच करना। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे वेक्टर्स काउंट करने सीखे थे। कैसे? अगर P कोई प्राइम नंबर था तो नंबर ऑफ वेक्टर्स हमने काउंट करने सीखे थे किसके अंदर? VNZP के अंदर, VNZP। ठीक है, वो कितने होते थे और किस तरीके से काउंट किए थे हमने, किसी को याद है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फाइनाइट फील्ड। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द वेक्टर स्पेस कितने हैं, ये हमें बताना था। नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द वेक्टर, अभी क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते थे, कम ही बच्चों ने कर रखा था पिछले वाले टेस्ट में। अच्छा, अभी जो टेस्ट है 16 को होगा, याद रखना, मैं एक बार फिर से नोटिफिकेशन डाल दूंगी ग्रुप में। ये जो नए टॉपिक्स कराए हैं इनको भी प्रिपेयर कर लेना, 16 अभी बहुत दूर है। तो ये जो आज के टॉपिक्स हैं यहाँ तक का टेस्ट होगा आपका, मतलब आज की डेट तक, पहले से आज तक जितना हुआ है सीक्वेंस सीरीज और ये जितना भी लीनियर का पोर्शन हुआ है आज तक, उसका टेस्ट होगा। ठीक है, न्यानेश आप कवर कर रहे हो रियल साथ साथ? कुछ डाउट आए तो बताना, या यस एग्जाम मैम। चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही? मैम एग्जाम तो चल रहे हैं पर उसकी भी पढ़ाई करनी पड़ती है मैम। आप क्या एक लेक्चर लिख सकते हैं सीरीज और सीक्वेंस और सीरीज पे? हाँ, मैं रिवाइज करवा दूंगी एक लेक्चर लेके। तो मैं कब लूँ लेक्चर? ठीक है। लेती हूँ, 2-3 दिन में लेती हूँ, फिर इनकी छुट्टी कर दूंगी। जिसको रिवाइज करना हो खैर वो आ सकता है, अगर किसी और को भी रिवाइज करना है तो। क्वेश्चन और रिजल्ट्स दोनों मिला जुला के डिस्कस मैम कल करेंगे। ले लो, कल हमारा एग्जाम है। एग्जाम है तो अच्छा, चलो देखती हूँ, मैं बता दूंगी वो। ठीक है, यस मैम। तो इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स हमने कैसे निकाले थे बताओ? हमने क्या किया था, हमने एक प्रोसीजर फॉलो किया था। उस प्रोसीजर में हमने क्या किया था, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स हमें बताने थे। n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, तो मान लो इसके टपल फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से n टपल का होगा, कुछ इस टाइप से इसके मतलब मैम वेक्टर बेसिस में स्पेस। कितना होगा मैम? हाँ, मतलब इसका एक जनरल वेक्टर ले लो कोई भी v, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो x1 है इसके पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं, फिर हमने ये देखा था x1 के पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं। सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर v, स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं हम, इसको कैसे लिखा जा सकता है? बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। बेसिस में मान लो एलिमेंट्स पड़े हैं आपके पास v, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n, क्योंकि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, vn की बात हो रही है, तो किसी भी v को बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? अब यहाँ पे क्या नोटेशन दूं मैं स्केलर्स को? c1 से डिनोट कर देते हैं, c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन cn अल्फा n।
अब खास बात यहाँ पे ये है कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये तो फिक्स है। चेंज क्या होता है, ये स्केलर्स चेंज होते हैं, C1 C2 Cn। अब ये स्केलर्स कहाँ से आते हैं, ये स्केलर्स आते हैं फील्ड से। फील्ड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन p कौन से minus उससे one। p-1 एलिमेंट्स हैं फील्ड में। हाँ ZP मैंने बताया था, P ZP की भी डेफिनेशन बताई थी, P सब भूल गए एलिमेंट्स हो। होते हैं। P एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2, इसको हम डिटेल में देखेंगे उसके अंदर। हाँ इसके हाँ अंदर मैम, p एलिमेंट मतलब p माइनस वन तक आएगा, जीरो भी तो इंक्लूड होगा। इसके अंदर हमने एडिशन मॉड्यूलो p और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p ये दो ऑपरेशंस पढ़े थे ना, कि 2 + 5 कर रहे हो तो इसको एडिशन मॉड्यूलो p करना है, यानी 2 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 3 करके 5 ऐड करोगे इसमें, तो 2 + 5 क्या होगा 7। अब एडिशन मॉड्यूलो 3 का क्या मतलब है कि जो भी रिजल्ट आए 2 और 5 को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है हमें, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है। इसी तरह 2 × 5 जब हम करते हैं एडिशन मॉड्यूलो 3 तो क्या होता है, वैसे इसका अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है, ग्रुप थ्योरी में डिटेल में देखेंगे, अभी तो हमें सिर्फ काउंटिंग करनी है। 2 5 जब 16 होता है, 16 को 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिख देंगे, तो रिमाइंडर 3 को 16 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 1 आता है। कैलकुलेट करके देख लेना अपना, रिमाइंडर तो बहुत आसान सी चीज़ है, इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस इस फील्ड के ऊपर डिफाइन होते हैं। नहीं तो फील्ड के एलिमेंट्स अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मान लो आपने 5 × 9 कर दिया Z16 के अंदर, तो 5 × 9 सिंपल करोगे तो ये तो 45 हो जाएगा, और 45 तो 16 से बाहर निकल गया। तो ये एडिशन मॉड्यूलो वाले ऑपरेशंस क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं फील्ड के एलिमेंट्स के अंदर ही रहने की, बाहर निकलने की कोशिश मत करना, ये कहते हैं। तभी तो फाइनाइट फील्ड बन सकती है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते जाओ ऐड करते जाओ, आप तो बाहर निकल जाओगे फील्ड से, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करेगी। ठीक है, तो चलो ये हुई एक्स्ट्रा बात। यहाँ पे वापस आते हैं, C1 के पास कितनी चॉइसेस है, C1 एक स्केलर है जो फील्ड से आ रहा है, C1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, P चॉइसेस है। P चॉइसेस। अगेन C2 के पास भी P चॉइसेस हैं, वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि C1 के यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट आपने फिक्स कर दिया है तो C2 को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंटली इसके पास P चॉइसेस ही होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट लिखते टाइम आपके पास इंडिपेंडेंट चॉइसेस होती हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एलिमेंट्स लिखने हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, तो सबके पास P चॉइसेस होंगी। कितने टाइम्स होंगी, n टाइम्स होंगी, सभी चॉइसेस इंडिपेंडेंट हैं आपस में, सभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और P⁴n नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिख देना P⁴n। तो पहला फॉर्मूला हमने जो ये पहले किया था वो ये था। अब वापस आते हैं और इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स निकालने हो तो क्या होंगे वो, उसी में नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन VNZP, VNZP के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स क्या होंगे, कितने होंगे, -1 P⁴n -1 P⁴n-1। हाँ, अच्छा एक और बात करते हैं अब यहाँ से, इफ अल्फा इज अ नॉन जीरो, स्केलर है या वेक्टर है, अच्छा स्केलर नहीं है वेक्टर है, ये एक वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर, और ये कहाँ से आ रहा है, VNZP से आ रहा है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, फाइनाइट फील्ड हैविंग P एलिमेंट्स। देन ये जो लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा है इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, एक बार सोचो इसको, थोड़ा सा हिंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा यानी अल्फा के सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस, अल्फा के सभी लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके के होंगे, और ये जो k होगा ये कहाँ से आ रहा होगा, ZP से। अब बताइए जरा, कार्डिनैलिटी ऑफ L अल्फा यानी स्पैन ऑफ अल्फा की कार्डिनैलिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं।
बहुत आसान जवाब है। तीसरा सवाल भी लिख देती हूँ तब तक मैं। सब लोग खो गए हैं क्या? ये नेटवर्क चला गया मेरा? नो मैम, सोच रहा हूँ। अच्छा सोचो। ZP के एलिमेंट्स भी रख रखे देख सकते हो अगर मैम आसानी से। पहला वाला आंसर पी होगा। ठीक है, देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। यस मैम, पी होगा। ठीक है, अगला करो जिसका P आ रहा है वो अगला करे। इसमें एक और लिख देते हैं। मैम जो दूसरा पी होगा स्क्वायर होगा। वो पी स्क्वायर होगा, यस मैम, पी स्क्वायर होगा। मतलब थर्ड क्वेश्चन। यस मैम, पी स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर तो ये बड़ी आसानी से बता दोगे। जो नेक्स्ट वाला है, सेट ऑफ टू वेक्टर्स द पावर के। P and ZP। यस मैम, हाँ, फिर लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? P रेज टू पावर k। ठीक है, ये आगे आपकी बड़ी हेल्प करेगा, ये नॉलेज जो आपने खुद ही बनाई है अपने लिए। ठीक है, सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा बेसिक सा काम था ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अलग तरीके से होंगी। अब ये पूछा जा रहा है कि P एक प्राइम नंबर है। मैम इन सब चीज के पी होगा। क्या? मैम इन सब चीज के लिए पी को प्राइम होना होगा। इन सब ये चीज़ जरूरी के है लिए क्या? P को प्राइम नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता है कि अगर P प्राइम नहीं होता, यहाँ पे Z4 लिख दूँ अगर, तो ये फील्ड नहीं होता। कुछ थोड़ी बहुत ग्रुप थ्योरी याद होगी। फील्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं मिल पाता, किसी भी नहीं। मतलब ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका इन्वर्स ना हो। जैसे 0 1 2 3 लिख रहे हो हाँ मैम, तो यहाँ पर 1 का समझ में आ एलिमेंट, गया। 1 का इन्वर्स भी होगा, 3 का इन्वर्स भी होगा, बट इसका इन्वर्स नहीं होगा। इसका किसका इन्वर्स नहीं होगा? जिसका GCD 4 के साथ नॉट इक्वल टू 1 है। 2,4 का GCD नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो उसका इन्वर्स नहीं होता। अब क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा वो सब बातें हम वहाँ पे देखेंगे, लेकिन इतना हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए कि अगर यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन की बात आ जाती है, रिंग थ्योरी के हिसाब से देखो तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनती। वैसे रिंग थ्योरी एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, रिंग और ग्रुप थ्योरी, बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज करने के लिए, इसलिए उसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिख नहीं सकती। मैथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैथमेटिशियंस को समझ में ही नहीं आता। ठीक है, ज्योमेट्रिकली अब आप ग्रुप थ्योरी